ओके, अब हम देखेंगे DIC के बारे में, विच इज़ डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। डिससेमिनेटेड का मतलब होता है ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी ऑल ओवर द बॉडी, जितने भी ओरिफिस है, जितने भी वुंड होंगे, स्क्रैचेस होंगे, हर जगह से ब्लीडिंग होगी। तो ये हो गया डिससेमिनेटेड। इंट्रावास्कुलर मतलब इन द वेसल, कोएगुलेशन मतलब थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है और कोएगुलेशन भी हो रहा है एट द सेम टाइम। तो ये सॉर्ट ऑफ पैराडॉक्सिकल डिसीज है। ओके, इट इज़ अ थ्रोम्बोहेमरेजिक डिसऑर्डर। ब्लीडिंग और कोएगुलेशन दोनों हो रहा है, इसलिए थ्रोम्बोहेमरेजिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हेमरेज, एंड इट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी ड्यू टू एनी अंडरलाइंग डिसीज या ड्यू टू एनी सेकेंडरी कॉज। तो इसकी ईटियोलॉजी क्या है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले इतना याद रख लो, इट इज़ अ ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, इट इज़ थ्रोम्बोहेमरेजिक डिसऑर्डर। अब इसकी ईटियोलॉजी है, इसके कॉजेज़ है DIC के, वो देखने से पहले इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं एक बार। तो ये पैथोजेनेसिस दी हुई है DIC की। अब सबसे पहले नॉर्मली हमें पता है कि कोई एंडोथेलियल इंजरी होगी तो प्लेटलेट एडिशन, फिर एग्रीगेशन, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वो सब होगा। तो यहाँ तक ये हो गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्म होता है वो हो गया है। अब इसमें ये कंडीशन में ऐसे बहुत सारे हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्म हो जाएंगे कि ये बहुत सारे हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्म हो जाएंगे। अब इसकी वजह से सर्कुलेशन कम हो जाएगा टू द ऑर्गन, तो उसकी वजह से टिश्यू इस्चीमिया, नेक्रोसिस, ऑर्गन डिसफंक्शन ये होगा कि बहुत सारे क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से। एक ये हो गई। दूसरी है, ये सर्कुलेशन को ऑक्लूड करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे RBCs होंगे वो टकराएंगे, ये जो हीमोस्टैटिक प्लग थे उससे टकराएंगे, उसकी वजह से उनका फ्रेगमेंटेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सिस्टियोसाइट्स इन द पेरिफेरल ब्लड, और उसकी वजह से माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया वो भी होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये पहला था जिसमें थ्रोम्बोटिक ऑक्लूशन होता है माइक्रोवास्कुलेचर में, उसकी वजह से टिश्यू इस्चीमिया, टिश्यू नेक्रोसिस, ऑर्गन डिसफंक्शन वो होता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, RBC यहाँ पे टकराते हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन होता है, सिस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका हीमोलिसिस भी होता है, तो इसे कहते हैं माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है, साथ साथ में यहाँ पे ये हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्म हुआ तो साथ साथ में इसका जो डिग्रेडेशन भी होता ही है, फाइब्रिनोलिसिस, वो भी साइमल्टेनियसली हो ही रहा होता है, तो उसकी वजह से फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स वो भी फॉर्म होंगे, तो उनका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स लाइक D डाइमर, उनका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। और अगर फाइब्रिनोलिसिस हो गया तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा है, यहाँ पे कोई एक जगह पे सपोज हीमोस्टैटिक प्लग या क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो सारे जो कोएगुलेशन फैक्टर्स थे, प्लेटलेट्स थे, वो सब वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए। तो अगर बाकी दूसरी जगह पे कोई इंजरी हुई तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली वाली जगह पे ही कोएगुलेशन फैक्टर्स और प्लेटलेट उनका कंजप्शन हो चुका था, तो वो भी दूसरी वाली जगह पे भी ब्लीडिंग होगी। तीसरा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को ऑब्वियसली पहली जगह पे प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट हो गए थे, तो जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे, तो देयर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये तीन चीज़ों की वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, और ये क्लॉट फॉर्मेशन तो हो ही रहा था, नॉर्मली हमने देख लिया। तो इन शॉर्ट ये पैराडॉक्सिकल डिसीज है, जहाँ पे एक जगह पे क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, उसी की वजह से दूसरी जगह पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है साथ में। तो ये पैथोजेनेसिस थी DIC की। इसमें प्राइमरी हीमोस्टेसिस, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस मतलब जो परमानेंट डेफिनेटिव प्लग फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है। फाइब्रिनोलिसिस उसमें भी प्रॉब्लम होती है, मतलब तीनों स्टेप्स में प्रॉब्लम होती है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम होने की वजह से सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, लाइक PTK, एक्मेयोसिस, परप्यूरा, वो सब। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की वजह से प्रॉब्लम की वजह से डीप ब्लीडिंग होती है, लाइक एनाटॉमिकल ब्लीडिंग जो होती है ऑर्गन्स में, वो सब। और फाइब्रिनोलिसिस में भी डिफेक्ट आता है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। ये थी पैथोजेनेसिस। अब इनके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इसकी ईटियोलॉजी मेन जो है, हम सिर्फ मेन हेडिंग याद रख लेते हैं। तो इसका निमोनिक है आयन TVS, ION आयन TVS। I से इन्फेक्शन, O से ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, N से नियोप्लाज्म, T से ट्रोमा, V से
वास्कुलर डिसऑर्डर, और ऐसे स्नेक बाइट मिसलेनियस होता है, लेकिन उसमें मोस्ट कॉमन याद रख लो स्नेक बाइट, कि स्नेक बाइट ज़्यादा कॉमन है। इन्फेक्शन में कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस, फंगाई, वायरस, मलेरिया, वो सब इन्फेक्शंस में आ गए। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा, फिर डेड फीटस, रिटेन डेड फीटस, सेप्टिक, ये मोस्ट कॉमन, ये भी इम्पोर्टेंट। सेप्टिक एबॉर्शन, जो पहले 4 बहुत इंपॉर्टेंट। रिटेन डेड फीटस, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, सेप्टिक एबॉर्शन, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फिर नियोप्लाज्म में कोई भी कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियाज, प्रोस्टेट, लंग्स, स्टमक, ल्यूकेमिया, फिर नियोप्लाज्म। फिर टी से ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, बर्न्स, फिर कोई भी सर्जरी हो गई इवन वो। फिर 5th है वास्कुलर डिसऑर्डर, उसमें एओर्टिक एन्यूरिज्म, हीमेंजियोमा, इसलिए इसमें स्नेक बाइट है। फिर दूसरी पैंक्रियाटाइटिस है, शॉक है, हीट स्ट्रोक, हाइपरसेंसिटिविटी, वास्कुलाइटिस, वो सब। तो इन शॉर्ट ये कॉजेज हो गए। निम्न याद रख लो ION TVS, आयन TVS, आई से इन्फेक्शन, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, नियोप्लाज्म, ट्रॉमेटिक इंजरी, वास्कुलर डिसऑर्डर एंड स्नेक बाइट। इसकी पैथोजेनेसिस में एक चीज़ रह गई, यहाँ पे थ्रोम्बस और ब्लीडिंग दोनों साथ साथ में हो रहा है। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन में देयर इज एक्टिवेशन ऑफ TPL, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो फैक्टर 3 होता है उसका एक्टिवेशन होता है, उसकी वजह से कोएगुलेशन होता है, वो ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ TPA, मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये क्या करवाता है, फाइब्रिनोलाइसिस करवाता है, उसकी वजह से जो क्लॉट फॉर्मेशन वो डिग्रेड हो जाता है और ब्लीडिंग बढ़ जाती है दूसरी जगह पे। तो ये थ्रोम्बोहेमोरेजिक डिसऑर्डर है इसकी वजह से। DIC is a serious fatal disorder which needs immediate diagnosis and management. Signs and symptoms, अब obviously लॉजिक लगा के ही कह सकते हो, इसमें दे आर रिलेटेड टू टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस। कि ऑर्गन इस्चीमिया होगा ड्यू टू थ्रोम्बोटिक ऑक्लूशन, माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूशन, उसकी वजह से इस्चीमिया होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, नेक्रोसिस हो गई, अल्टीमेटली लीडिंग टू ऑर्गन डिसफंक्शन। और कौन से ऑर्गन मैनिफेस्ट होंगे वो भी दिए हैं, हेपेटिक, रीनल, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, ऑलमोस्ट सारे। फिर गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है, हेमोरेजिक नेक्रोसिस ऑफ स्किन। यहाँ पे सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं, उसमें कौन सी थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर होगा और कौन सा हेमोरेजिक डिसऑर्डर होगा वो दिया हुआ है। ये साइड सारे इनमें ब्लीडिंग बढ़ रही है, लाइक पेटिकिया, एक्मासिस, हेमेटूरिया, एपिस्टेक्सिस, जिंजिवल ब्लीडिंग। यहाँ पे ऑक्लूशन की वजह से या तो अल्सरेशन हो रहा है, ऑर्गन इस्चीमिया हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, गैंग्रीन फॉर्म हो रहा है। तो ये थे साइंस ऑफ DIC। अब इसके लैब इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, जो ऑब्वियसली लॉजिकली कह सकते हैं। पेरिफेरल स्मीयर में हमने देखा था सिस्टियोसाइट्स दिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ RBC की वजह से सिस्टियोसाइट्स या फिर हेलमेट सेल। फिर प्लेटलेट काउंट वो कम हो जाएगा ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन माइक्रोथ्रोम्बाई। PT एंड APTT इंक्रीज्ड, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स बोथ इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। PT और APTT इंक्रीज हो जाएंगे। थ्रोम्बिन टाइम वो भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज्ड फाइब्रिनोजन। फिर प्लाज्मा फाइब्रिनोजन ऑब्वियसली डिक्रीज्ड। सिस्टियोसाइट्स दिखेंगे हमें इन द पेरिफेरल स्मीयर। कंफर्मेटरी टेस्ट कह सकते हो, लेकिन 100% कंफर्म कोई भी टेस्ट कर नहीं सकता DIC को। तो सॉर्ट ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट ये हमें फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो हो रहे थे ड्यू टू सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस, ओके, ये सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस होता है। तो FDPs वो इंक्रीज्ड होंगे, एलिवेटेड होंगे। D डायमर टेस्ट, उसमें D डायमर का लेवल भी एलिवेटेड होगा ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन बाय प्लाज्मिन, तो D डायमर भी एलिवेटेड होगा। तो ये थी लैब फाइंडिंग्स ऑफ DIC। मेन एक प्लेटलेट काउंट, पेरिफेरल स्मीयर में सिस्टोसाइट्स, PT, APTT बोथ आर इंक्रीज्ड। फिर थ्रोम्बिन टाइम वो भी इंक्रीज्ड, प्लाज्मिन फाइब्रिनोजन वो भी इंक्रीज्ड, FDP और D डायमर टेस्ट वो भी एलिवेटेड। डिक्रीज यहाँ पे सिर्फ प्लेटलेट काउंट हुआ है, और अगर कोई केसेस में वो माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन काउंट भी कम हो गया, लो हो सकता है ड्यू टू माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ये लैब फाइंडिंग्स हो गई DIC की।
मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ अंडरलाइंग कॉज लाइक रिमूवल ऑफ डेड फीटस, एब्रप्ट प्लेसेंटा की ट्रीटमेंट, स्नेक वाइट की मैनेजमेंट, वो सब। फिर करेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, सेप्सिस, हाइपोक्सिया। फिर आती है मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेजिक सिम्टम्स, मतलब ब्लीडिंग हो ही रही है तो हमें ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। उसमें हम दे सकते हैं या तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स, FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट, वो दे सकते हैं। इनके डोज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हेमरेजिक सिम्टम्स को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट करेंगे, जिसमें हम देंगे FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट या रेड सेल कॉन्सेंट्रेट्स या फिर प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स। फिर ड्रग्स टू कंट्रोल कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन ट्रीट करने के लिए हम एंटी कोएगुलेंट दे सकते हैं लाइक हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट, और एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट लाइक ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड ब्लीडिंग कम करेगा वाइल हिपेरिन ब्लीडिंग बढ़ेगा, तो इसे हम साइमल्टेनियसली देना पड़ेगा हिपेरिन और ट्रेनेक्सेमिक एसिड को, क्योंकि हिपेरिन इज एंटी कोएगुलेंट वाइल ट्रेनेक्सेमिक एसिड इज एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग। तो जो फिब्रिनोलाइसिस हो रहा था वो नहीं होने देगा, तो इसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब क्लॉट डिग्रेड नहीं होगा तो ब्लीडिंग कम होगी। जबकि हिपेरिन इज एंटी कोएगुलेंट, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ेगी। तो हमें हिपेरिन और ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो मोस्ट कॉमनली देते हैं वो साइमल्टेनियसली देने पड़ेंगे। हिपेरिन हम तभी देंगे जब ब्लीडिंग करेक्ट हो गई हो या ब्लड वॉल्यूम एक लेवल पे आ गया हो और ब्लीडिंग परसिस्ट नहीं, मतलब ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं हो कोई भी। तो यही मेन स्टे ट्रीटमेंट ही DIC।